100% करूंगा। अगले जुम्मे को फिर जाऊंगा और दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी भी कार्रवाई करूंगा, ताकि सबको पता लगे पुलिस के अधिकारी अगर आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने से रोक रहे हैं तो उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, हम लोग आपका साथ देंगे। ये तो देश का नाम खराब कराने के लिए तो काम कर रहे हैं सारे। मैं तो कितनी बार बताता रहा हूं कि पाकिस्तान चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए ही सारे आरएसएस के और बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनको दावत देकर के दावत दे रहा हूं, मैं बिल्कुल दावत दे रहा हूं कि अगली बार आए, वो अगले जुमे को जामा मस्जिद पे आए, हम दोनों मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए, अगर वो आ गए तो प्रोटेस्ट होंगे, वरना मैं सिर्फ पॉलिसी डिक्लेयर करूँ। अगर हम वहाँ पीसफुल वैसी साथ से डरती है। हाँ, डरती है। अब अगर वो रहेंगे मेरे साथ तो वहाँ कोई हंगामा नहीं हो। नहीं, डर तो ये है कि आपको लेगे कि आप प्रोटेस्ट न करें। ये कौन सा डर है कि प्रोटेस्ट? ये डर है या जो भी है, लेकिन फिर कुछ हम पे आरएसएस हमला नहीं करे। ये तो एक तरीके से आप देखिए, फिर वही इल्जाम वाली बात। इल्जाम नहीं लगा रहा, आप देख लीजिए, वो आ जाए, मैं उनके 23 तारीख को मैं कोशिश करूंगा, जाऊंगा। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं एडवोकेट महमूद पराचा साहब के साथ। पराचा साहब के बारे में आप सबको मालूम है कि पराचा साहब जो है कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की मुहिम चला रहे हैं, इसी तरीके से वक्फ बचाने की मुहिम, और ये जिस तरीके से मजलूमों पर जुल्म हो रहा है उसको भी सड़कों से लेकर के अदालत तक उठा रहे हैं। कल शाही जामा मस्जिद दिल्ली जा करके नमाज पढ़ ली थी, और उसके बाद जाहिर है कि जो इस वक्त इजराइल जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी थी, लेकिन न जाने क्यों पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और कई घंटों तक उन्हें परेशान करती रही। आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पराचा साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। कल आप जामा मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और हमेशा जाते हैं, क्या ऐसा हो गया कि पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया? नहीं, मैं हमेशा तो जामा मस्जिद दिल्ली, हमेशा तो मतलब कि जब भी आपको लगता है। मैं तो खुद कई बार गया। मैं देखिए, मैं जामा मस्जिद के एतराफ में ही पैदा हुआ हूँ और बचपन से जामा मस्जिद में ही जुमे की नमाज और दूसरी नमाजें पढ़ते हुए हम बड़े ही हुए हैं। लेकिन जो पीछे आप लोगों ने देखा, हमास ने एक हमला किया इजराइल के ऊपर, उससे बेंजामिन नेतन्याहू की और मोसाद की और इजराइल स्टेट की जो एक छवि बनी हुई थी कि वो बहुत इनविंसिबल हैं और वो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और उनकी फौज बहुत जबरदस्त है, वो सब एक तरीके से हवा में उड़ा दी हमास के कुछ मुट्ठी भर फौजियों ने या हमलावरों ने। उसके बाद जुल्म और ज्यादती की एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं ये ज़ायनिस्ट ताकतें, अमेरिका के प्रेसिडेंट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की मदद से। और आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को खुद आना पड़ा हौसला दिलवाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को और आईडीएफ को, वरना मुझे लग रहा था कि उनके हौसले इतने पस्त कर दिए हैं मुट्ठी भर लोगों ने कि वो शायद लड़ने की जरूरत भी ना कर पाते। लेकिन प्रेसिडेंट आके उनको हौसला दे रहा है कि हम लोग तुम्हारे, मतलब अमेरिका की पूरी सेना आपके साथ खड़ी है, डरो मत। तो ये जो एक, जैसे हमारे मोदी जी ने इमेज बना रखी है ना अपनी कि 56 इंच की छाती है और ये और सतपाल मलिक जी ने बोला इतनी बड़ी उन्होंने कोताही कर दी, इतनी बड़ी उनसे चूक हो गई, वो बेखबर थे, इतना बड़ा हमला हो गया मुल्क पे, और वो बियर ग्रिल्स के साथ पुलवामा की बात कर रहे हैं। हाँ, पुलवामा की बात कर रहा हूँ, और वो बियर ग्रिल्स के साथ अपनी पिकनिक मना रहे थे। तो इसी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू की भी इमेज थी मिस्टर सिक्योरिटी की। तो अब वो सिक्योरिटी की जगह तो वो मिस्टर अनसिक्योरिटी हो गए एक छोटे से हमले में। अब जब ये हो गए तो पब्लिक ने उनको पहले से ही नाराज थी, करप्शन के जैसे चार्जेस मोदी जी पे लगते हैं वैसे उनके ऊपर लगते हैं, वो भी हर इदारे को दबा रहे हैं, वो भी हर इदारे को, दोनों एक जैसे हैं, मतलब भाई भाई जैसे लगते हैं दोनों अपनी हरकतों से, मतलब जो गंदी हरकतें। तो वहां उनके खिलाफ लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, दुनिया में, पूरी दुनिया में लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त फिलिस्तीन के मजलूमीन के साथ खड़े होकर। शायद मोदी जी ने अडानी जी का जो वो कर्ज है ना, अडानी जी को बचाया था बेंजामिन नेतन्याहू ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के फौरन बाद हाइफा पोर्ट में अपने साथ फोटो खिंचवाई थी उनकी देते हुए। तो वो शायद एहसान मोदी जी उतारने के लिए भारत की जो पॉलिसी है कि हम फिलिस्तीन की आजादी के साथ खड़े हैं, ये भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी है। राजीव जी के टाइम तक तो इजराइल कंट्री को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन 92 तक तो बिल्कुल जी। तो वो तो नरसिम्हा राव साहब आ गए, वो आरएसएस के बैकग्राउंड के थे, तो उन्होंने भारत की पॉलिसी ज़ायनिस्ट ताकतों के साथ मिलकर चेंज की और इनको रिकॉग्नाइज किया।
खैर वो एक दीगर बात है। तो ये एक मोदी जी ने शायद और आरएसएस के लोगों ने यहाँ पे जो है एक, मुझे ऐसा लगता था और लग रहा है अभी भी कि एक सुपारी सी ली थी कि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंडिया में हम प्रोटेस्ट दिल में करने की तो सबके है, फिलिस्तीन के साथ भारत की मेजॉरिटी 90% आवाम खड़ी है, मगर हम प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे अपना एक ऐसा चाबुक चला रखा है कि हमने एमपीज को हम घसीट लेते हैं, हम किसी जो भी पत्रकारों को हम जेल भेज देते हैं यूएपीए लगा के, हमने सबको डरा रखा है। तो इसलिए फिलिस्तीन की सपोर्ट में हम यहाँ प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे। अब बात आती है जामा मस्जिद क्यों गया, मैं ऐलान करके गया था, तो ये भारत की छवि खराब हो रही थी कि भारत से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, पूरी दुनिया भारत के ऊपर जो नजरें गड़ा के बैठी थी कि भारत तो हमें लीड करता है, नॉन अलाइनमेंट, हमेशा प्रोटेस्ट होता रहा है, जामा मस्जिद से हमेशा होता रहा है, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, कई जगहों पे इस तरीके हमेशा होता है। अलीगढ़ से इस बार अलीगढ़ में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, एक मौलाना कल्बे जवाद साहब का प्रोटेस्ट हुआ, हाँ, उसके अलावा कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हो पाया। तो जहां हुआ वहां पुलिस ने उनके खिलाफ एकदम दमनकारी नीति जो ये बाकी सब लोगों पे एमएलए एमपीज पे कर रहे हैं वही वहां उनको करके क्रश कर दिया गया। तो मुझे लगा कि ये जो भारत की छवि खराब कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी अपने जाती मफाद से, आरएसएस और बीजेपी अपने जाती फायदे की वजह से, क्योंकि ज़ायनिस्ट ताकतें ना आरएसएस के साथ मिलके अब देश को लूट रही हैं हमारे, चाइना के साथ भी मिलकर। तो और उसके बाद चाइना ने ऐसी स्टेटमेंट दे दी तो मुझसे रहा नहीं गया। चाइना ने क्या स्टेटमेंट दी कि हम मध्यस्थता करेंगे दोनों पक्षों में। ये रोल तो भारत का देखता हूं मैं, भारत इतनी बड़ी कंट्री है और भारत का रोल है ये एक्चुअली करना चाहिए, और हमारी इज्जत सबसे ज्यादा है। रूस और यूक्रेन में किया था, नहीं उससे भी बढ़कर हमारी भारत की इज्जत, मोदी जी की भले इज्जत हो ना हो कहीं पे, भारत देश की तो इज्जत सब है ना, सब भारत को एक नॉन अलाइन कंट्री मानते हैं। तो उससे दुख की बात है कि चाइना जो हमारा मुखालिफ कंट्री है उसने हमारी जगह पे अपना मतलब बताया कि हम मध्यस्थता है यानी कि बीच बचाव कराएंगे। तो मुझे मेरे दिल से रहा नहीं गया, फिर क्या भारत का मैसेज हमें ये देना जरूरी है, भारत की पॉलिसी क्या है ये भारत के लोगों को बताना जरूरी है। और ये ईडी सीबीआई पुलिस के जरिए जो भारत की आवाज दबाई जा रही है, तो ये हालात जानने गया था मैं। इंडिया की डिक्लेयर्ड पॉलिसी दुनिया को जामा मस्जिद से बताने गया था कि इंडिया स्टैंड्स विद फ्रीडम ऑफ फिलिस्तीन, ये भारत की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है और इससे भारत देश की मजबूती होगी और भारत देश दुनिया का। तो क्या सरकार को इतना नहीं मालूम कि अगर वो लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने देगी तो ये जो बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो हमारे डीएनए में है और सबसे पुराने जो है हम डेमोक्रेटिक हैं, तो अगर आवाज़ दबा दी जाएगी, क्या इतना नहीं पता ये हुकूमत में बैठे लोगों को कि इस तरीके से अगर रोका जाएगा, प्रोटेस्ट नहीं हो, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो, यानी अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, खुद इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहा है, फ्रांस में हमने देखा प्रोटेस्ट हो रहा है और कई मकाम बरतानिया में हो रहा है। हिंदुस्तान में अगर रोक देंगे तो क्या इससे कोई अच्छा मैसेज जाएगा? क्या इनको नहीं पता? ये तो देश का नाम खराब कराने के लिए तो काम कर रहे हैं सारे। मैं तो कितनी बार बताता रहा हूं कि पाकिस्तान चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए ही सारे आरएसएस के और बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं, और खास तौर पे मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन के साथ मिलकर। अभी यही तो चाइना को कितना बड़ा फायदा पहुंचा दिया, जो इंडिया की जगह थी वर्ल्ड लीडर की, वहां चाइना अपना स्टेक क्लेम कर रहा है। तो वो ये इतना बड़ा नुकसान किया इंडिया के इन्होंने, यही तो ये कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि मोसाद जो है ना करप्शन फैलाने की, उसकी जो औरा था ना वो तो हवा में मिला दिया उन्होंने, हवा में एक तरीके से हवा में। आयरन डोम नहीं, मोसाद के बारे में ये एक मिथ फैला रखी थी दुनिया भर में कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर मोसाद के बारे में सोचेगा भी तो मोसाद उसके पास पता चल जाता है। तो अब जब ये हवा में उड़ गई सारी बातें, तो अब नहीं मैंने जी पराचा साहब वही चीज मैंने भी कई चैनलों पे ये सवाल किया कि ये सवाल नेतन्याहू से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है, जो और तमाम एजेंसी है, वो नाकाम कैसे हुई? इतना बड़ा हमला हो कैसे गया? वो एजेंसियां नाकारा ही थी ना। अच्छा, वही वो नाकारा थी। वो हवा बना के वरना आप देखो, अगर इसके बरक्स एक चीज सोचिए आप कि अगर वो हमला करते और मोसाद होती, जो मोसाद बताते हैं मोसाद है, तो वो तो वहीं रोक लेते और उन सबको वहीं मार देते। जी। तो बात ही खत्म हो जाती। गलती किसकी है इसमें? और ये बात इजराइल के लोग, यहूदी लोग, लाखों लोग प्रोटेस्ट करके क्या कह रहे हैं? इम्बिसाइल बता रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के ये गधा है, ये वहां की जनता बोल रही है उसे, ये गद्दार है, ये वहां की जनता बोल रही है। लेकिन मोदी जी तो दोनों एक जैसे तो हैं।
वरना कल को मोदी जी के पुलवामा के लिए यही काम शुरू नहीं हो जाएगा यहाँ पे कि मोदी जी गद्दार हैं। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर इतना सो सकता है, बियर ग्रिल्स के साथ पिकनिक मना सकता है, जबकि वहां पे फौजी मर रहे हैं। सबसे पहले तो अमित शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए था पुलवामा में, कि नेग्लिजेंस हो कैसे गई है इतनी बड़ी। तो वही बात यहां भी आ जाएगी ना। तो एक दूसरे की बैक बचाने के लिए, एक दूसरे की करप्शन छुपाने के लिए, एक दूसरे की नाकामी छुपाने के लिए तो ये काम हो रहा है। तो अब ये क्या हो, मतलब नेतन्याहू जैसे अटैक कर दिया उन्होंने, मासूम बच्चों को मार रहे हैं, तो क्या ये इससे जो इनकी गलती छिप जाएगी क्या? नहीं, वही तो बात है ना, वो कहाँ छुप पा रही है कोई। यहाँ के जो टीवी क्रिमिनल मीडिया जो है ये, वो पूरा माहौल बना के रखे हुए, लेकिन वहां थोड़ी रुक रहा है इजराइल के अंदर। और खुद जो रिलीजियस यहूदी हैं वो तो कह रहे हैं हम इजराइल स्टेट के, हमारा मजहब मजहबी तो ये इंडियन मीडिया क्यों इस तरीके से बिल्कुल जो इजराइल के साथ खड़ा हो गया, और हिंदुस्तान में खासतौर से हिंदू मुस्लिम इशू एक तरीके से नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को मानता नहीं हूँ। सिर्फ वो क्रिमिनल मीडिया जो आरएसएस की है, अच्छा, वही क्रिमिनल मीडिया जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन की है, वही क्रिमिनल मीडिया जो मोसाद, सब नहीं है, सब नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? अभी ये डंडा हटा लें, अभी मैंने करके तो दिखाया है इसलिए। और अब मैं पुलिस के खिलाफ एक्शन लूंगा जो मेरी किडनैपिंग और सॉरी अबडक्शन की, मुझे रोका गया एक बड़ी साजिश के तहत, जिसमें अमित शाह साहब और कौन कौन इन्वॉल्व है, वो सब बेनकाब होगा। हम कोई पीछे हटने वाले थोड़ी हैं। और मैं ये सबसे कह रहा हूँ, फिलिस्तीन की सपोर्ट में सब प्रोटेस्ट करें, मैं आऊंगा ना। जहां कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है पीसफुल, मैं आऊंगा और मुझे रोक के दिखाएंगे। और जो पुलिस रोकेगी उसके खिलाफ हम अभी कोर्ट खुलते ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस तब तक होती है जब वो कानून के अंदर रह के काम करेगी। उन्होंने ये कल काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, तो आप अपराध इतना डर क्यों गए? क्या मतलब, आप तो नमाज पढ़ने जा रहे थे और मान लीजिए प्रोटेस्ट भी करते, इतना खौफ आपसे क्यों हो गया? नहीं, सारा देखो, बेंजामिन नेतन्याहू, ये सब अगर भारत से आवाज उठ जाएगी तो सबसे ज्यादा खौफ तो भारत की जनता से है ना, सबको। पूरी दुनिया में असल में भारत देश बड़ा देश है। ये तो मोदी जी उसकी छवि खराब कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, जितनी वो अपनी छवि बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर वो न्यूट्रल भी रहते, सिर्फ एक प्रधानमंत्री बैठ के चुप भी रहते, तो भारत कहाँ होता। ये भारत का टाइम चल रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि मोदी जी ने ये कुछ नहीं, मोदी जी ने खराब किया। अभी भारत को ऐसे ग्रो करना चाहिए था, मोदी जी की वजह से ऐसे ग्रो कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। अगर भारत के फौजी अगर मोदी जी की बात सुन के सर्जिकल स्ट्राइक करते ना, तो नाकाम होते। वो तो उन्होंने उनकी बात निगलेक्ट की, जो वो टीवी पे भी आके बता रहे थे ना कि बादलों के पीछे से जाना है। अगर कहीं बादलों के पीछे से जाते ये सोच के कि रडार नहीं पकड़ेगा, जैसा मोदी जी बता रहे थे, तो फेल हो जाता। उन्होंने अच्छा काम किया कि मोदी जी ने जो बोला उसका उल्टा किया, तभी सक्सेसफुल हुआ था। तो मोदी जी की जो बात सुनेगा वो तो मारा जाएगा। तो अब मुंह दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे भी प्रधानमंत्री जी, मैं भी उनके बारे में बहुत सोच समझ के कम से कम बोलता हूं। अगर मैं प्रधानमंत्री ना हो ना, जिस दिन वो प्रधानमंत्री से पद से हट जाएंगे, तब मैं उनकी असलियत बताऊंगा। क्योंकि अभी मेरी खुद की भी बेइज्जती होती है। अगर मैं, हमारे जैसे भी हैं प्रधानमंत्री हैं, तो मैं उनकी असलियत आज भी बता ही नहीं पाता हूं। वरना जेठमलानी जी ने इनको क्या क्या नहीं बोला। जेठमलानी जी इनके वकील थे, वो कह रहे हैं ये दोनों चीटर हैं, अमित शाह और ये मोदी जी। और सुब्रमण्यम स्वामी जी इनको क्या क्या बोलते हैं, धोखेबाज, गद्दार, फलाना। लेकिन मैं, भारत के प्रधानमंत्री है तो उनकी इज्जत करता हूँ। करनी भी चाहिए, सबको करनी चाहिए। मेरे दिल में और मेरे पास क्या क्या सबूत है उनके खिलाफ। मैं बोलता इसलिए नहीं हूँ कि भारत की छवि खराब होगी। उनकी तो कोई इज्जत बेइज्जती है ही नहीं, भारत की तो है। तो प्रोटेस्ट आप करेंगे? 100% करूंगा। अगले जुम्मे को फिर जाऊंगा और दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी भी कार्रवाई करूंगा, ताकि सबको पता लगे पुलिस के अधिकारी अगर आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने से रोक रहे हैं तो उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। हम लोग आपका साथ देंगे। फिलिस्तीन की आवाज उठाना भारत की नेशनल पॉलिसी है, हम वो उठाएंगे। जी जी, नहीं, तो आप जाएंगे, आप क्या मतलब वहाँ आपका क्या मौकिफ क्या है फिलिस्तीन या इजराइल को लेकर के? मेरा मौकिफ भारत का मौकिफ है, भारत की डिक्लेयर्ड पॉलिसी, फ्री इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन। तो सेल्फ डिपेंडेंट से बात तो की तो पीएम ने, और जो अस्पताल में मारे गए उस पे, वो तो अब जब भारत की जनता का दबाव पड़ा तब बेंजामिन नेतन्याहू से दोस्ती तोड़ के की। उनकी तो खुद की कुर्सी खतरे में है, वहां पे पब्लिक रहने थोड़ी देगी उन्हें। वॉर के टाइम में आपने किसी देश में प्रोटेस्ट देखा है? हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये भी अपनी खींच मिटाने के लिए कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं इनकॉम्पिटेंट था, वो छुपाने के लिए कर रहे हैं। मगर बेंजामिन नेतन्याहू को वहां की पब्लिक हटा के रुकेगी अब, क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट, करप्ट और बेईमान प्रधानमंत्री इजराइल के साबित हो रहे हैं। तो वहां की जनता जागरूक है यहाँ से ज्यादा। यहाँ दमनकारी नीतियां थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यहाँ की जनता भी वहां से सीखेगी, देखेगी। वहां पे भी हमने तो प्रोटेस्ट किया था ना सुप्रीम कोर्ट की हिमायत में। वो हमने क्यों किया था
क्योंकि जैसे इजराइल में दबाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट को, वैसे यहाँ भारत में भी कोशिश हो रही थी। तो करने की बात है। अब देखिए अब प्रोटेस्ट शुरू होंगे मेरे ख्याल से, ओवैसी साहब ने भी प्रोटेस्ट रखा है शायद परसों। अच्छी बात है, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, डिस्पाइट ऑल आर डिफरेंसेस और नो डिफरेंसेस। जो भी फिलिस्तीन के हक में भारत पहली बार शायद होगा आप खैर मकदम करेंगे किसी काम पर। नहीं पहली बार ओवैसी नहीं, साहब। पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है। खैर मकदम करते हैं उनको? मैं बिल्कुल करता हूँ, जब वो अच्छा काम करते हैं बिल्कुल हर एक का करता हूँ। मेरी मुखालफत वहीं तक है। अगर जैसे देखिए अभी हमारा जो प्रोटेस्ट रोका गया, क्यों रोका गया? ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं ना, क्यों रोका गया कि आप मुस्लिम महापंचायत करो, सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलो, हम आपको सपोर्ट करेंगे हर तरीके से, ये पुलिस हमें बोल रही है। लेकिन आप दलित और एससी करोगे तब हम आपको करने नहीं देंगे। तो ये फर्क है, यही ओवैसी साहब को करना चाहिए, फिर मैं उनका साथ दूंगा। मुसलमानों से पहले तो अम्बेडकर की बात करते हैं, ऐसा नहीं क्या बात नहीं करते, टिकट भी देते हैं, नहीं वो अपने उम्मीदवारों को टिकट भी देते हैं, ऐसा नहीं है, टिकट भी देते हैं, यूपी में भी टिकट देते हैं, मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। सब टिकट देते हैं। तो हमें क्यों रोक रही है सरकार? हम तो कह ही रहे हैं कि हम अपने से पहले शेड्यूल ट्राइब की आवाज उठाएंगे, फिर हमारे पीछे क्यों पड़ी है सरकार? फिर हमें तो कोई परमिशन नहीं दे रहे, इतनी मुश्किल। पार्टी बनाइए, आप सियासत में आइए मैदान में। तो हम बैकडोर से काम कर रहे हैं, कह रहे हैं बैकडोर से काम कर रहे हैं। नहीं, सियासी पार्टी बनाइए, जैसे ओवैसी बनाई। हम सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं। हम आरएसएस और बीजेपी को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक रहे हैं। हम उन सभी सियासी पार्टियों को मदद करेंगे, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, लीगली मदद करेंगे, लीगली अपने पूरी ताकत लगा के, सोशली अपनी कुव्वत से। और हम लोगों ने इतना बड़ा महाज खड़ा किया है उसकी वजह से, वरना पॉलिटिकल पार्टीज को जितनी ऑपोजिशन करनी चाहिए उतना तो कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या डर के मारे में ओवैसी की आप मदद करेंगे? अगर वो हम देखिए, पहले मैंने उनको एक सलाह दी थी, उन्होंने आज तक नहीं मानी। मजलिस इत्तेहादुल मजलूमीन क्यों नहीं करते वो? मुस्लिमीन क्यों नहीं? उनके वालिद साहब पार्टी देखिए एक नाम होता है, शुरू से चला आता है। अब वो जब कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी का नाम बदल दीजिए, नहीं असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं, वही एक मजबूरी है। लेकिन वही नाम के साथ अगर सारा इशू महमूद पराचा अगर SC/ST का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए महमूद पराचा का नाम बदलने की क्या जरूरत है? पराचा साहब हैं तो हैं, बिल्कुल नाम बदलने की वही मैं कह रहा हूँ। तो नाम ना बदलें, लेकिन कम से कम डिक्लेयर तो करें पॉलिसी। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, अगर उनके पास डेटा नहीं है, अगर डेटा नहीं है उनके पास, तो मैं उनको डेटा दूंगा कि ज्यादा आज भी मुसलमानों से। आप मुलाकात क्यों नहीं करते? मेरे तो दोस्त हैं, वो मुझसे मिलेंगे कहाँ? मेरा फोन नहीं उठाएंगे। अब तो वो मना है ना, वहां से कहीं से मना है उन्हें। अच्छा, मना है, कहीं से मना है? कहीं से मना है उन्हें। कहीं से मना है कि वहीं से मना है? अब कहीं से भी मना हो सकता है, वहीं से भी मना हो सकता है, पर मना है। वरना मेरे तो दोस्त हैं, क्यों नहीं बात करते? अभी मेरे पास इतने जुल्म और ज्यादती पुलिस करती है, वो तो हर मुसलमान की आवाज उठाते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मेरी आवाज नहीं उठाते वो मेरे साथ। अब देखो ना, कल मुझे ये डरा रहे थे, मतलब कल रिस्पेक्टफुली बात की सारे टाइम, लेकिन साइकोलॉजिकल दबाव क्या बना रहे? खेतों में ले गए, खेतों के अंदर घुमा रहे मुझे, जैसे मैं डर जाऊंगा। अब अमित शाह जी तो क्या अगर मतलब ये मैसेज खेड़ा देना चाह रहे थे कि इनकाउंटर या उस तरीके का, यहाँ पे कोई सुनसान जगहों पे ले जा रहे हैं, मतलब दिल्ली गाड़ी पलट सकती, जैसे गाड़ी पलट नहीं सकती, गाड़ी पलट सकती है। उसके बाद कोई गाड़ी में से निकल के भाग सकता है, तो मजबूरी में गोली मारनी पड़ती है, या किसी और ने गोली मार दी, डकैत आके मार गए हमें। ये सब वहां कौन देखेगा? वहां तो ना CCTV कैमरा, ना हाईवे, ना कुछ। तो ये जो बवाना पुलिस स्टेशन ले जाने की, खेतों में से ले जाने की जो स्कीम थी, अब मैं अगर अमित शाह साहब से ही डर जाऊंगा तो फिर तो मेरा कोई वैल्यू ही नहीं, मैं भी बाकियों की गिनती में आ जाऊंगा। मैं भारत के संविधान से प्रधानमंत्री को मजबूर करूंगा कि प्रधानमंत्री भी संविधान से चले। मेरा ये महमूद पराचा का नाम है। तो अमित शाह साहब इस कोशिश को भूल जाए, उन्हें मरवाना है सीधा मरवा दें, और कोई रास्ता नहीं है मुझसे छुटकारा पाने का। भारत का संविधान रहेगा, कोई होम मिनिस्टर, कोई प्रधानमंत्री भारत के संविधान से और भारत की जनता से ऊपर नहीं है। अब आप बोले अब वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, तो आप अगर उनसे इजाजत दिलवा दें, मैं जाता हूं उनके प्रोटेस्ट में, उन्हें सपोर्ट करूंगा। कौन प्रोटेस्ट करें? ओवैसी साहब शायद 23 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे। ओवैसी साहब तो अगर वो मुझे इजाजत दें तो मैं इजाजत क्या, प्रोटेस्ट में कोई भी जा सकता है, इसमें इजाजत क्यों? अब मैं देखिए, आप कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा और मैं सबसे पीछे चलूंगा। नहीं, क्यों सपोर्ट करने नहीं पीछे चलूंगा, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं तो नहीं, कार्यकर्ता तो कहीं भी इजाजत। अब अगर गोली चलाएंगे उनपे तो चलेगी ना, TRS की सरकार है, वहां तो सेफ जोन है, सेफ जोन है। उन्हें दिल्ली में भी करना चाहिए। मैं उनके प्रोग्राम में जाता हूँ, चलिए अगली बार जब मैं प्रोटेस्ट करूंगा तो वो मेरे प्रोग्राम में आए। लेकिन उनको दावत देकर के दावत दे रहा हूं, मैं बिल्कुल दावत दे रहा हूं कि अगली बार आए, वो अगले जुमे को जामा मस्जिद पे आए, हम दोनों मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए, अगर वो आ गए तो प्रोटेस्ट होंगे, वरना मैं सिर्फ पॉलिसी डिक्लेयर करूंगा।
चलिए ठीक और है, बोलिए, बस ठीक है। अगर वो आ जाएंगे तो फिर मुझे पता है कोई शरारत नहीं करेगी आरएसएस और बीजेपी, उनसे डरती है आरएसएस और बीजेपी, मुझे पता है। ये कौन सी बात आप, अगर वो आ जाएंगे तो मुझे सबसे बड़ा जामा मस्जिद पे डर क्या है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग, अगर हम वहाँ पीसफुल नहीं प्रोटेस्ट, वैसी साथ से डरती है? हाँ डरती है। अब अगर वो रहेंगे मेरे साथ तो वहाँ कोई हंगामा नहीं हो। नहीं डर तो ये है कि आपको लेगे कि आप प्रोटेस्ट न करें, ये कौन सा डर है कि प्रोटेस्ट ये डर है या जो भी है, लेकिन फिर कुछ हम पे आरएसएस हमला नहीं ये करेगी। तो एक तरीके से आप देखिए फिर वही इल्जाम वाली बात इल्जाम नहीं लगा रहा, आप देख लीजिए वो आ जाए, मैं उनके वहाँ 23 तारीख को मैं कोशिश करूंगा, जाऊंगा, कोशिश करेंगे, मैं हैदराबाद जाएंगे। हैदराबाद जाने की कोशिश करूंगा मैं। अभी आपने मेरे दिल में डाली है बात, तो मैं इस पे अगर मैं जा पाया तो जाऊं। चलिए तो बहरहाल ये थे एडवोकेट महमूद पराचा साहब, और फिलिस्तीन को लेकर के और इजराइल के जिस तरीके के हमले हो रहे हैं उसको लेकर के इन्होंने भारत के हवाले से कहा कि जो भारत की पॉलिसी है उसके तहत काम करना चाहते हैं और उसी के तहत हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, हमें रोका गया। लेकिन चलिए वैसी साहब कम से कम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोशिश करूंगा कि मैं भी जाऊं। और महमूद पराचा ने एक अपील असदुद्दीन ओवैसी से की है कि वो भी जामा मस्जिद आए अगले जुमे को, अगले जुमे को, और यहाँ आकर के वो मुश्तरका तौर पर प्रोटेस्ट करें। बहरहाल क्या होगा, जो कुछ होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।